आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज देश का बजट पेश हुआ है और पूरे दिन आज बजट की चर्चा रही है। इस समय मैं श्री पीयूष गोयल जो कि इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर हैं इस देश के, उनके ऑफिस में मैं बैठा हूं और आज हम उनसे इस बजट के बारे में बातचीत भी करेंगे और उनका विश्लेषण भी लेंगे कि वो इस बजट के बारे में क्या सोचते हैं। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनफैक्ट मैं तो आप ही के ऑफिस में बैठा हूं, सो थैंक यू सो मच। आपका स्वागत करते हैं। जी। पुराने जमाने में जब हम कविताओं की व्याख्या करते थे, प्रसंग सहित व्याख्या, तो उसमें होता था कि कवि क्या कहना चाहता है इस कविता के जरिए। ये जो आज का बजट है, अगर मैं उसी भाव में पूछूं कि इस बजट में आखिर कवि क्या कहना चाहता है, यानी मोदी जी क्या कहना चाहते हैं इस बजट के जरिए। मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का आत्मविश्वास उजागर करना चाहते हैं, देश को एक संदेश देना चाहते हैं कि अब हमारा समय आ गया है। और आपने सुना होगा एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, यही समय है, सही समय है। मैं समझता हूं अब देश निकल पड़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व ने समझ लिया है कि अब भारत चल पड़ा है, अब इसको कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये बजट उसकी आधारशिला है। ये बजट विश्व को एक संदेश देता है, बताता है कि 140 करोड़ लोग आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, आत्मविश्वास के साथ अब काम कर रहे हैं, कर्तव्य भावना लोगों में कूट कूट के भर गई है और अब देश में अवसरों की कमी नहीं है। अब जो मेहनत करना चाहे, जो काम करना चाहे, उसके लिए बहुत सारे अवसर खुलते जा रहे हैं, आगे भी खुलते रहेंगे। हुनर को तैयार किया जा रहा है, देश के युवा युवतियों को, समाज के हर वर्ग की चिंता बिना भेदभाव के की जा रही है और देश एक ताकतमंद अर्थव्यवस्था तो बनेगा ही, लेकिन साथ ही साथ पूरे देश को साथ में लेके चलेगा। इससे पहले हम देखते थे कि बजट एक पॉलिटिकल टूल होता था, चुनाव जीतने के लिए उसका इस्तेमाल होता था। और क्योंकि ये लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी फुल बजट है, तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि एक चुनावी बजट होगा, इसमें आप बहुत सारे लॉलीपॉप्स देंगे, बहुत सारी मिठाइयाँ, रेवड़ियाँ, ये सब बांटेंगे। तो इसको चुनावी बजट कहना सही होगा, फ्यूचरिस्टिक बजट, मिडिल क्लास का बजट, गरीब का, उद्योगपति का, हाउ विल यू डिफाइन इट? मैंने जैसे बताया, ये 140 करोड़ भारतवासियों का बजट है। चुनावी बजट जैसा तो इसमें कुछ है ही नहीं। आप गहराई से देखें तो इसमें उस प्रकार के हैंडआउट्स वगैरह का तो कुछ जिक्र भी नहीं है। वैसे मैं आपको बताऊं, एंड आई सेड विद ग्रेट प्राइड, 2014 के चुनाव के बाद और 2019 के चुनाव के बाद, दोनों वक्त चुनाव के तुरंत बाद जब हम सबके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी बैठते थे, तो उनका पहला डायरेक्शन रहता था कि अब चुनाव खत्म हो गया, अब हमें सिर्फ काम करना है और कोई निर्णय चुनाव के दृष्टिकोण को रखते हुए नहीं लेना है। देश हित को ही प्राथमिकता देनी है, देश के लिए, देश की जनता के लिए, देश के गरीबों के लिए, देश के मध्यम वर्ग के लिए, देश के लिए महिलाओं के लिए, समाज के हर वर्ग को बिना भेदभाव के हम कैसे लाभ पहुंचा पाए, ये हमारा निरंतर प्रयास रहना चाहिए। अब अगर फोकस की बात करें तो इंफ्रा पर फोकस है, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, 5G, स्मार्ट सिटीज, फिर रेलवेज और फिर श्री अन्न मिलेट पर भी काफी फोकस दिया गया है। योजनाओं के नाम भी आपने बड़े अच्छे ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं, हिंदी में अच्छे नाम निकाले हैं। लेकिन एक चीज जो उसमें मिसिंग है वो ये है कि मेजरेबल डिलीवरी कैसे होगी। संख्या के हिसाब से आप कैसे बता सकते हैं कि इतने लोगों को इसमें रोजगार मिल जाएगा, इतने लोग इसमें लाभान्वित होंगे। वो जो लास्ट माइल जो कैलकुलेशन है वो इसमें मिसिंग है। इसलिए मिसिंग मैं नहीं मानता हूं इसमें, क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है। आप याद करिए, आज से 4 साल पहले 3.5 लाख करोड़ के करीब कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता था बजट के माध्यम से। 3.5 को 5.5 किया गया, 7.5 किया गया, 10 लाख किया गया। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर देखें, जो कई स्कीम्स में भी हमने बदलाव करके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के माध्यम से स्टेट्स को पैसा देते हैं, जिसमें भी हम फोकस करते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्रमोट करें। उदाहरण के लिए मनरेगा भी आजकल खड्डा खोदना और भरना नहीं है, उसमें भी हम कैपिटल ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि कुछ ठोस वास्तु खड़ा हो। प्रधानमंत्री मित्र योजना, पीएम मित्र योजना, टेक्सटाइल पार्क्स खड़े होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा जिसमें इंडस्ट्री लग सके। तो एक कोशिश हमारी निरंतर ये रही है कि पैसा का सदुपयोग कैसा हो, और पूरी दुनिया इस बात को मानती है। रिजर्व बैंक के हाल के रिपोर्ट में भी आया था कि आप सिर्फ पैसा बांट दो किसी को,
तो उसका कोई मल्टीप्लायर इम्पैक्ट बहुत अच्छा नहीं होता है इकोनॉमी में। एक बार खर्चा करता है व्यक्ति और बात खत्म हो जाती है। पर जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपिटल इन्वेस्टमेंट में पैसा खर्चते हैं, आप रोड बनाते हैं, रेलवे स्टेशन को सुधार करते हैं, आप नई रेलवे लाइन या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाते हैं, नया हवाई अड्डा, वाटरवे, पोर्ट, इन सब चीजों में जब आप खर्चा करते हैं तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी में होके लगभग 3.5 गुना उसका लाभ पहुंचता है। उदाहरण के लिए रोड बन रही है, सीमेंट, स्टील, मट्टी, फलाना ढिमका, कारीगर लग रहे हैं, कारपेंटर लग रहे हैं, शटरिंग लग रही है, ये सब चीजों में तो रोजगार होता ही है, पर जो भी मटेरियल लग रहा है उसमें अलग रोजगार होता है। जितना रोजगार में जाता है वो फिर कंज्यूम होता है, लोग उसका खर्चा करते हैं, कमाई का कंज्यूम करते हैं, तो डिमांड ग्रोथ होती है, वो डिमांड फर्दर इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ लेके जाती है। तो एक इन्वेस्टमेंट ग्रोथ होती है, एक कंजम्पशन ग्रोथ होती है, एंड बोथ हेल्प ईच अदर। तो इन्वेस्टमेंट से कंजम्पशन ग्रोथ होती है, कंजम्पशन ग्रोथ फिर इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन देता है। तो जब ये दोनों का मिलन होता है तो 1 रुपया जब सरकार खर्चती है कैपिटल में, तो 3.5 गुना उसका जीडीपी को या इकोनॉमी को बल मिलता है। और देश के 140 करोड़ लोगों को कैसे ये बजट अपना लगे उसकी चिंता करता है और एक आधारशिला बनाता है, चाहे वो फाइनेंशियल फंडामेंटल्स हो, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हो, चाहे वो लोगों के खर्चा हो, लोगों की रोजमर्रा की चीजें हो, या चाहे देश को एक लंबे अरसे के लिए अच्छी आधारभूत सुविधाओं से युक्त करने की बात हो, जिससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगा, हमारी कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी, आगे चल के महंगाई का बोझ कम होगा, आगे चल के निर्यात बढ़ेगा। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये एक आधारशिला है अमृत काल में देश के प्रवेश की, और कैसे ये देश अगले 25 वर्ष में एक विकसित देश बने।